माननीय मुख्यमंत्री जी ध्वजारोहण करके आज के जिसकी सलामी जो कि हमारे राष्ट्रीय भाव अद्भुत गौरव के प्रतीक और तिरंगा झंडा गुब्बारे को छोड़ करके इस समय पूरा आकाश आज मानो इस समय एक बार बोलिए भारत माता की। बहुत ही गौरव और गरिमा के इस पलों को संजोया हुआ पूरा गगन आज इस गणतंत्र के महाउत्सव के हम सब साक्षी बन रहे हैं। यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज के इस गणतंत्र के पावन राष्ट्रीय अगर उत्सव में मुख्य अतिथि द्वारा आज परेड निरीक्षण के लिए परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। परेड निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी के इस पावन उपस्थिति में परेड कमांडर भारतीय पुलिस सेवा के सुश्री काजल सिंह, साथ ही साथ सेकेंड परेड कमांडर श्री दीपक सिंह मरावी माननीय मुख्यमंत्री जी को अगुवाई करते हुए माननीय जिलाधीशर आदरणीय पुलिस अधीक्षक सर और खुली जीप पर सवार होकर के परेड निरीक्षण के लिए मध्य प्रदेश के हमारे जननायक विकास के शिल्पीकार माननीय मुख्यमंत्री जी परेड निरीक्षण आज के इस गौरवमयी भारत की इस परंपरा को अद्भुत वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्यकुसुमिता शोभिनी। सुहासिनी सुमधुर भाजिनी सुखदा वरदा श्यामराम सरलाम शुष्पतां भुजितां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे।
जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद कनक साहू का। और अब परेड कमांडर माननीय मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण हेतु रिपोर्ट करेंगी। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, जो मुख्य लाइन है परेड कमांडर आ रही है, कृपया उनको स्थान देने का कष्ट करेंगे। आज की परेड कमांडर श्रीमती अंशिका जैन तेज कदमों के साथ मंच की ओर आती हुई और आज के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से परेड के निरीक्षण हेतु रिपोर्ट करेंगी। 13 टुकड़ियों से सजा यह प्लाटून्स गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय ने परेड निरीक्षण के लिए जाने का निर्णय लिया। दर्शनकार भी इस समय ठीक मंच के सामने श्री गोवार सिंह, दर्शनकार के वाहन चालक, और कारकेट पायलट कैडेट स्नेहा, कैडेट रिया खटीक सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय को दर्शनकार पर लेकर जाएंगे। साथ में होंगे कलेक्टर बिलासपुर श्री संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह और परेड की कमांडर श्रीमती अंशिका जैन। इस समय दर्शनकार पर सवार होकर आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि प्रदेश के युवा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस समय परेड निरीक्षण के लिए जाते हुए, साथ में कलेक्टर बिलासपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर और आज की परेड कमांडर श्रीमती अंशिका जैन भारतीय पुलिस सेवा की विश्राम। इस गौरव और गरिमा की गाथा जो हमारे प्रदेश के 9 प्रवर्तक के विकास के शिल्पकार आज गणतंत्र के महाउत्सव के पावन पलों में मैं बड़ी ही अब आदर पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे उनके संदेश वाचन और प्रदेश के नाम उद्बोधन के लिए एक बार आपकी करतल ध्वनि से हम प्रदेश के 9 प्रवर्तक के शिल्पकार को आमंत्रित करें। जय श्री महाकाल। मेरे साथ सभी बोलेंगे जय श्री महाकाल। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर मेरी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज राष्ट्र के जनगण मन में देशभक्ति और देश के लिए गर्व और भाव अलग प्रकार का एहसास हो रहा है जब सिंहस्थ 2028 का आगमन हो रहा है। ऐसे पावन पुनीत क्षिप्रा के किनारे आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके विकास के कारवां के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में भारत की श्रेष्ठ छवि बनाई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती और किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए हमारी सरकार कई प्रकार से प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का हमने निर्णय किया है। वर्ष 2002-03 में जहां कृषि और संबंध क्षेत्र का बजट मात्र 600 करोड़ रुपया था, जिसे बढ़कर 2024-25 में 27,000 करोड़ से अधिक का ये बजट करके हमने अपने किसानों के प्रति समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि का विकास बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुआयामी गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। औद्यानिक फसलों का उत्पादन 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन, संतरा उत्पादन में प्रथम है। इसी प्रकार से पुष्प उत्पादन,
सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू और लाल मिर्च में भी प्रदेश अग्रणी है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य और किसानों और पशुपालकों के लिए भी लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गोवंश के व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं के प्रति गाय अनुदान 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपया प्रति गोमाता करने का हमारी सरकार ने निर्णय किया है। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ा करके 505 करोड़ रुपया किया गया है। प्रदेश में लगभग 3000 गौशालाएं 5.25 लाख गौमाताओं की देखभाल का दायित्व निभा रही है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन से प्रदेश को विशेष श्रेणी से उत्कृष्ट श्रेणी में आने का पुरस्कार मिला है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और निजी क्षेत्र में भी भागीदारी बढ़ रही है। 1.5 लाख से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा क्षेत्र में भी हमारी सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है। इसी कारण से तालाब निर्माण और मत्स्य बीज का उत्पादन के कार्य भी हुए हैं। जन विश्वास अधिनियम 2024-25 के माध्यम से अनेक कानूनों के प्रावधान सरल किए गए हैं और अनावश्यक नियमों को हटाया गया है। इससे उद्योगों को विकास के लिए नई दिशा मिली है। मैं आज इस अवसर पर बोल सकता हूं कि आज वर्ष 2025 जब हमने 2025 उद्योग और रोजगार वर्ष मनाया, जिसके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आए निवेश प्रस्तावों में 1/3 प्रस्ताव जमीन पे उतारे जा चुके हैं। अन्य देशों के उद्योगपति भी मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अब रुचि ले रहे हैं। यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन, दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने के लिए हम अग्रसर हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भारत का दल सबसे बड़ा था। इसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी भी महत्वपूर्ण रही है। उद्योग संवर्धन नीति में 2025-26 में 1552 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। शासन के इस सहयोग से उद्यमियों का हौसला बढ़ा है। मध्य प्रदेश के उद्योग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि धार में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखे जाने से जुड़ी है। इसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के अंदर 17 सितंबर को पधार कर स्वयं ये सौगात दी है। उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2025 में ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 1092 औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं, जिसके आधार पर निवेशकों को पारदर्शी और सुव्यवस्था के आधार पर उद्योग के समग्र विकास के लिए 2025 में एमएसएमई नीति लागू की गई। स्टार्टअप नीति, कार्य योजना और औद्योगिक और भूमि आवंटन सभी चीजों को सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अब तक 2300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को 742 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। वर्षों से लंबित निवेश प्रस्तावों का समाधान संभव हुआ है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में हितग्राहियों को लगभग 500 करोड़ से अधिक का ऋण दिया गया है, जिससे स्वरोजगार और उद्यमिता को नई गति मिली है। मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले उद्योगों की अपार संभावना है। यदि उद्यम सफल हो जाए तो साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देता है और उस क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है। उद्योग हमारे लिए मंदिरों के समान है, जो रोजगार रूपी आशीर्वाद देते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के अंतर्गत ग्रामीण उद्योगों की 572 इकाइयों को बैंकों के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई, जिससे 2560 शिल्पियों को रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा
निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में नक्सली तत्वों का खात्मा कर दिया गया है। नक्सलियों ने या तो आत्मसमर्पण किया या फिर वे मुठभेड़ में मारे गए। समर्पित नक्सलवादियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर के समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। प्रदेश में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए हैं। जब मैं आपसे बात इस तरह से कर रहा हूं तो 4 लाख से अधिक आवास तो हमारी सरकार ने काम की गति को मेंटेन करते हुए तैयार भी कर दी है और हम लगभग 5.25 लाख आवास बनाएंगे। मुख्यमंत्री मजरा टोला योजना के माध्यम से 20,000 से अधिक बसाहटों तक सड़कों की सुविधा पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ हुआ है। इस कार्य के लिए 21,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार द्वारा मंजूर की गई है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर हम काम करते जा रहे हैं। गत 2 वर्षों में 50 लाख विद्यार्थियों को 2,000 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। ये प्रसन्नता का विषय है। अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी IIM, IIT, AIT, NNRU जैसी संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए विदेश भेजने और उसकी फीस की व्यवस्था करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 63 एकलव्य विद्यालय की स्थापना करते हुए 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को इससे जोड़ा है। कक्षा 11वीं और 12वीं के 2 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी रोजगार देने के उद्देश्य से और देश और विदेश तक भेजने की योजना भी संचालित कर रहे हैं। हाल ही में 21 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा गया है। जापान और अन्य देशों में हमारे युवा अपनी प्रतिभा से अपना नाम कमा रहे हैं। प्रदेश के विद्युत के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने रहें, इसलिए विद्युत उत्पादन क्षेत्र में भी हमारी सरकार 1,806 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जिसमें 851 मेगावाट क्षमता हासिल भी किया जा चुका है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे निश्चित रूप से विद्युत उत्पादन प्रदान की जाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग निरंतर किया जा रहा है। वर्ष 2012 में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 491 मेगावाट थी, जो अब बढ़कर 9,508 मेगावाट हो चुके। मुरैना में प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा भंडारण योजना के आधार पर जो विश्व ने भी इसकी प्रशंसा हो रही है। हमारी सरकार पंप स्टोरेज के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से, विंड एनर्जी के माध्यम से कई प्रकार की नवकरणीय ऊर्जा के लिए लगातार काम कर रही है और किसानों के लिए तो 30 लाख विद्युत पंप सोलर पंप में बदलने का लक्ष्य भी हमारी सरकार ने तय किया है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना का लाभ दिलाया गया है। प्रदेश के लगभग 7 लाख से अधिक किसानों को 1300 करोड़ की भावांतर राशि का भुगतान भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1 में मध्य प्रदेश देश में संपूर्ण आवासों के क्रम में प्रथम 3 राज्यों में से एक है और स्वीकृत आवासों की संख्या भी अत्यधिक है। 8,77,000 आवास पूर्ण हो गए। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना 2 में 60,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए भी हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इंदौर और भोपाल, इंदौर में उज्जैन भी है। हमने ये दोनों इलाकों को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन इलाका और भोपाल का भी राजधानी परिक्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बना रहे हैं। इस पहल से छोटे कस्बे और नगर परस्पर जुड़कर विकास की गतिविधियों को तीव्र करने में सहायक होंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां 1 साल के अंदर ही 2 प्रमुख शहरों को मेट्रो ट्रेन भी प्रदान की गई और मेट्रो ट्रेन की सेवाएं शुरू कर दी गई है। प्रदेश में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में हमारे राज्य की बाहर की प्रॉपर्टियां
नागपुर में भी जो बस डिपो था उसको हमने अपने राज्य के विकास के लिए जोड़ा है। नर्मदापुरम, सीधी, सीहोर, मुरैना के तिलक संघों के संयंत्रों का उपयोग पुनः उद्योगों के लिए करवाने का प्रयास भी प्रारंभ किया गया है। नागरिकों को कानूनी मदद देना सरकार का कर्तव्य है। गत वर्ष प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक नागरिकों को विधिक सहायता मिली है। पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए खासकर हर घर से जल, हर घर नल से जल और जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 81 लाख से अधिक कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। प्रदेश के 22,000 से ज्यादा नल कनेक्शन घर घर दिए गए हैं। लगभग 6 लाख हैंडपंप और मध्यम श्रेणी से भी कई प्रकार की पेयजल प्रबंधन किए जा रहे हैं। सिंगल हैंडपंप कनेक्शन के माध्यम से भी नल जल योजना प्रारंभ की गई। वहीं एकीकृत रूप से भी कई गांवों को जोड़ करके पेयजल की व्यवस्था भी करने का प्रयास हमारी सरकार ने करते हुए पूरे देश के अंदर हर घर जल, नल से जल देने के लिए देश में उल्लेखनीय हमारी प्रथम स्थिति आई है। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में जुड़ी हुई है। यह मध्य प्रदेश वासियों का सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की है। हमारी सरकार सांदीपनि आश्रम को भी भव्य दिव्य बनाते हुए उस काल को जीवंत करने के लिए प्रयास कर रही है। जब मैं आपसे इस तरह की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक रूप से इस सांदीपनि विद्यालय की हम अपनी तरफ आना चाहेंगे। स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर श्रेष्ठ हो और हमारे स्कूल विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराए, इसके प्रयास भी प्रारंभ किए गए हैं। इसी का नतीजा है कि स्कूलों में ड्रॉप आउट दर जो पहले 6% थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है केवल 2 वर्षों में हमने इसको 0% पे लाके उस अपनी जवाबदारी को निभाया है। इतना ही नहीं, निजी विद्यालयों में भी पढ़ाई कर रहे 8.5 लाख बच्चों की फीस भी हमारी सरकार भर रही है। प्रदेश में 369 सांदीपनि विद्यालय प्रारंभ किए हैं। राज्य सरकार ने निर्णय किया है द्वितीय चरण में सांदीपनि विद्यालयों की क्षमता 1000 से अधिक बढ़ाते हुए इस पर 360 करोड़ की राशि भी हमारे द्वारा खर्च की जाएगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन करते हुए राज्य सरकार पूर्णतः शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश में युवाओं को उच्च शिक्षा सरलता से उपलब्ध कराने के लिए भी उसे लाभप्रद, कौशल युक्त और रोजगार परक शिक्षा देने का हमारा संकल्प है। आधुनिक तकनीक, डिजिटल लर्निंग और नवीन शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। जनजाति नायकों में 3 नए विश्वविद्यालय, क्रांति सूर्य टंट्या मामा, क्रांति वीर तात्या टोपे और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर की स्थापना भी की गई है। साथ ही पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल का संबद्धतादायी विश्वविद्यालय में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में 22 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं के क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में प्रदेश के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम स्वरूप नामांकन में 21% से ज्यादा की वृद्धि हमारे राज्य के अंदर हुई है। तकनीक शिक्षा के माध्यम से भी 10 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। गुजरात के गांधीनगर का कैंपस भोपाल के RGPV में स्थापित किया गया है। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में भी प्रारंभ की कोडिंग लैब एक आदर्श पहल है। प्रदेश के तकनीकी संस्थानों में भी कोडिंग लैब प्रारंभ की जाएगी। राजस्व संग्रहण में भी वाणिज्य कर विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में 51,469 करोड़ की तुलना में बीते वर्ष 55,633 करोड़ का राजस्व संग्रहण हमने किया है। एक तरफ हम विकास भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे राज्य का कोष भी पर्याप्त रूप से बढ़े, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। वन और वन्य जीव के क्षेत्र में तो उल्लेखनीय काम हमने कई प्रकार से प्रारंभ किए हैं। शिवपुरी का माधव राष्ट्रीय उद्यान को नवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। सागर में डॉक्टर भीमराव अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य का गठन किया गया है। पालनपुर, कूनो और गांधी सागर में हमारे लिए तो चीतों की बसाहट के 1, 2 और तीसरा हमारा अपना अभयारण्य प्रारंभ हुआ है।
इसी प्रकार से नरोदेही का भी अभयारण्य बहुत जल्दी हम प्रारंभ करने वाले हैं। विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के समग्र विकास के लिए भी निरंतर प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अधिसूचित 51 समुदायों को राज्य की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समर्थ पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटाबेस तैयार कर पंजीकरण का कार्य हमारी सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ बिना किसी कठिनाई के दिए जाने का अभियान प्रारंभ है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर विकसित मध्य प्रदेश 2047 का दृष्टि पत्र का वाचन खास करके हमने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प की प्रतिपूर्ति में किया कि प्रदेश के दीर्घकालीन विकास की दिशा हमारी सरकार तय करेगी। जन भागीदारी को मजबूत करने के लिए प्रदेश के 313 विकास खंडों में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व की क्षमता के आधार पर सामूहिक नेतृत्व के बलबूते पर हम बढ़ने का संकल्प कर रहे हैं। खनन के क्षेत्र में भी निरंतर सुधार, नवाचार और कई प्रकार के बदलाव करते हुए आज की स्थिति में भारत सरकार द्वारा माइनिंग रेडियंस इंडेक्स की कैटेगरी ए में मध्य प्रदेश को पहला नंबर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरकार ने खनन के क्षेत्र में भी अनेक एमओयू किए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्रिटिकल मिनरल की खोज के लिए एमओयू किया गया है। प्रदेश में एमओयू आधारित मानव रहित चेक पोस्ट भी स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश करता है। भारतीय गणतंत्र ने एक ऐसा खुला समाज बनाया है जिसमें हर नागरिक राष्ट्र के लिए अपने विचार रख सकता है। आज के दिन देश के सभी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों का उत्सव मनाते हैं। अभी हमने राज्य स्थापना का रजत महोत्सव मनाया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दी थी। हमने उनके जन शताब्दी वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया है। रजत जयंती के मौके पर संविधान के मंदिर, हमारे विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों संपन्न हुआ है। हमारी लोकतांत्रिक आस्था का प्रतीक यह भवन सही मायने में छत्तीसगढ़ी अस्मिता का प्रतिनिधित्व करता है। धान की बालियों की डिजाइन और बस्तर सरबूजा की लोक कला से समृद्ध इस भवन की वास्तुकला में छत्तीसगढ़ की माटी का प्रतिबिंब झलकता है। 25 वर्ष पूर्व रायपुर के राजकुमार कॉलेज के जसपुर हाल में हमारी विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। राज्य के साथ ही विधानसभा ने भी अपनी समृद्ध परंपरा की रजत जयंती मनाई है। यहां ऐसी अनेक लोकतांत्रिक राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन के प्रत्येक नगर को उसकी सारे संसाधनों के साथ पर्याप्त धनराशि देते हुए विकास के लिए नए प्रतिमान गढ़ने के लिए संकल्पबद्ध है। ऐसे में जब मैं सभी धर्म स्थान की बात करता हूं तो उज्जैन कैसे छूट सकता है? उज्जैन भी उसी श्रेणी में है। इसलिए प्रदेश के सभी पर्यटन स्थलों पर धार्मिक पर्यटनों को या पर्यटन नगरी के आधार पर जहां जिसकी जैसी आवश्यकता पर्याप्त धनराशि हमारी सरकार के द्वारा दी जा चुकी है। इसीलिए धीरे धीरे करके एक एक करके निर्माण कार्य अपना आकार साकार लेने लगे हैं और अब हमको दिखाई दे रहा है कि हाँ, जब आज इतना निर्माण हुआ है तो कल का इसका संकल्प, कल का ये निर्माण कार्य अपनी पूर्ति होने के बाद किस रूप से लाभान्वित करेगा। इसीलिए ग्वालियर का किला, बुरहानपुर के कुंडी भंडारा, चंबल की घाटी के पत्थर कला, मंडला के गोंड स्मारक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भोजपुर के भोजेश्वर महादेव के मंदिर सहित 15 स्थलों को अब तो यूनेस्को ने भी विश्व विरासत के रूप में हमारी इन सारी स्थानों को अपनी सूची में शामिल करते हुए विश्व को आह्वान किया कि आइए मध्य प्रदेश से जुड़िए और मध्य प्रदेश की ऐसी गौरवशाली विरासतों के साथ जुड़ करके खुद भी गौरवान्वित होइए और अपनी मानव सभ्यता के उच्चतम मापदंडों पर गर्व करने का मौका मिले। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं तो केवल धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास की बात नहीं, तीर्थयात्रियों की सभी प्रकार की सुविधाओं के विस्तार के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 19 करोड़ 51 लाख की राशि स्वीकृत की गई। मंदिर परिसरों में धर्मशालाओं के निर्माण के लिए आवश्यक स्वीकृतियां हमारे द्वारा प्रारंभ की गई है। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से
परिवहन सेवाओं को सरल बनाते हुए पहली बार 2026 में वापस शासकीय बसों को जनता की सुविधा के लिए सड़कों पे उतारकर गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये सालों पुरानी परंपरा थी। आज यातायात के साधन सड़कों के डिजिटल संग्रहालय है। राष्ट्र की अस्मिता के लिए बलिदान देने वाले हमारे जनजातीय नायकों के चरित्र को दिखाने वाला यह म्यूजियम आज की पीढ़ी के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। यहां बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं और अपने नायकों के प्रति सदा भाव से भर जाते हैं। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस वेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज के दिन हम अभिनंदन करते हैं अपने वीर जवानों का, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी धरती को माओवाद के खतरे से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। माओवादी हिंसक विचारधारा देश के लोकतंत्र को बड़ी चुनौती है। इनकी आस्था संविधान में नहीं, राष्ट्र की अस्मिता में नहीं, राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक चिन्हों में नहीं, इस कैंसर की तरह व्याधि का उपाय यही है कि इसे जड़ से नष्ट किया जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने सुनियोजित रणनीति अपनाकर माओवादियों को चुनौती दी। हमारे जवानों ने रात दिन कठिन मौसम और दुर्गम परिस्थितियों में हर पल खतरे का सामना करते हुए एरिया डोमिनेशन किया और अपने साहस तथा शौर्य से हर लक्ष्य को प्राप्त किया। माओवादी हिंसा को समाप्त करने का यह बेहद कठिन लक्ष्य अब पूरा होने को है। इसी साल के मार्च महीने तक हम माओवाद को इस सुंदर धरती से जड़ मुक्त कर देंगे। खुशी की बात यह है कि अनेक लोग जो रास्ता भटक चुके थे वे अब लोकतंत्र की मुख्यधारा में वापस लौट रहे हैं। उन्होंने हथियार रख दिए और अपने हाथों में बाबा साहेब का संविधान थामा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देश में यह सबसे सुंदर तस्वीर देखने में आई और इसने संविधान की सत्यमेव जयते की भावना को पुष्ट किया है। कुछ महीनों पहले जब मैं कार्यक्रम में भाग लेने जगदलपुर गया था, वहां मैं बस्तर कैफे गया। वहां आत्मसमर्पित नक्सली महिलाएं अब कैफे संभालती हैं। हिंसा की राह छोड़कर लोगों की सेवा की राह में आने से उनके चेहरे पर जो खुशी मैंने देखी उसे बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हर काली अंधेरी रात के बाद नई सुबह होती है। अब नक्सल मुक्त क्षेत्र में विकास का सूरज दमक रहा है। बच्चों के चेहरे से भय का साया हट गया है। उनके हाथों में किताबें हैं। बस्तर को इस नए रूप में देखना बहुत ही अच्छा लगता है। किसी राज्य की रजत जयंती आत्मावलोकन का अवसर भी है। इसकी कसौटी यह है कि पुरखों द्वारा बताए गए आदर्शों पर हम कितने खरे उतर पाए। छत्तीसगढ़ का समाज अपने पुरखों द्वारा दिखाए राह पर चलते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा में जुटा हुआ है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ में विद्रोह की मशाल शहीद वीर नारायण सिंह जी जैसी सूरवीरों ने जलाई। उन्होंने न केवल अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन का विरोध किया, अपितु एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की राह भी दिखाई जो अंत्योदय के प्रति गहरी संवेदना रखती है। उन्होंने जमाखोरी का विरोध कर अकाल के दौरान भूख से पीड़ित लोगों के पेट की ज्वाला शांत की। छत्तीसगढ़ का पीडीएस मॉडल शहीद वीरनारायण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे यहाँ कहावत है कि दुबर बरदू अषाढ़। इस कहावत से किसान भाइयों की दिक्कतें स्पष्ट रूप से समझ आती हैं कि खेती किसानी करना कितना कठिन कार्य है। राज बनने के बाद हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी अन्नदाताओं का सुख और संतोष। इस रजत जयंती की यात्रा में हमने किसान भाइयों की मुस्कान उन्हें लौटाई है। आज छत्तीसगढ़ के किसान को धान का सबसे अच्छा मूल्य मिल रहा है। हमारे ग्रामीण परिवेश में समृद्धि का आकलन
घरों के कोठार से होता है। कोठार अनाज से भरे हों तो समझ जाइए कि समृद्धि हर ओर फैली हुई है। हमारे प्रदेश का कोठार अर्थात हमारा धान का कटोरा धान से लबालब है। राज बनने के बाद व्यवस्थित रूप से धान की खरीदी हुई। जब धान खरीदी आरंभ हुई तो इसका आंकड़ा 5 लाख मीट्रिक टन था। पिछली बार खरीदी का यह आंकड़ा 149 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। हमने पिछले 2 साल में किसान हितैषी योजनाओं के माध्यम से किसानों के खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए हैं। इस दिशा में भी काम करने के लिए एक बड़ा संकल्प लिया है। सहकारिता के क्षेत्र में भी हमारी सरकार मध्य प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों, मत्स्य सहकारी समितियों को भी लगातार प्रोत्साहन दे रही है। बीते 2025 में हमने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के माध्यम से भी इस दिशा में काम करने का निर्णय किया है। स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता कार्यक्रम भी आयोजित करते हुए इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक पेड़ मां के नाम भी अभियान हमारी सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसमें 2 एकड़ भूमि के अंदर किसान अगर अपनी बगिया लगाता है तो 2 लाख रुपया 3 साल के अंदर हम किसान को देने वाले हैं, ताकि वो अपने बगीचा बनाए, उससे फल उत्पादन करे, अपनी आय भी बढ़ाए और पर्यावरण में अपना योगदान दे। जब मैं नवाचारों की बात कर रहा हूं तो छिंदवाड़ा के जिले के पातालकोट के अंदर 50 से अधिक गांवों में 500 से अधिक नागरिकों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ करके हमने होम स्टे के माध्यम से उनको समृद्धि की दिशा में ले जाने का प्रयास किया है। और केवल ये छिंदवाड़ा नहीं, अब तो उज्जैन जैसी जगह पर भी छोटे छोटे स्थान पर हरेक कोई होम स्टे खोल करके 2 कमरे 4 कमरे का आवास बनाकर भी अपनी आय बढ़ाने का काम लगातार पूरे प्रदेश में जैसे चल रहा है, ये उसके उत्कृष्ट उदाहरण है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं देश के लिए मध्य प्रदेश का महत्व क्या है, नागरिकों को अधिसूचित सुविधाओं को प्रदान करने में भी हमने कानूनी गारंटी देने का काम किया है। जिले तहसीलों में लोक सेवा केंद्र भी लगातार संचालित करते हुए जन दिलाती है। किसानों के साथ ही श्रमिक भाइयों की समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने 2 वर्षों में 29 लाख से अधिक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 800 करोड़ रुपए से अधिक राशि अंतरित की है। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को देखते हुए रात की पाली में भी महिला श्रमिकों के सशर्त नियोजन का प्रावधान किया गया है। 2 वर्ष में ही कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बीमित कामगारों की संख्या 4,60,000 से बढ़कर 6,26,000 हो गई है। केंद्र सरकार ने जिन 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह 4 श्रम संहिताएं लाई हैं, श्रमिक भाइयों के हित में उनका तेजी से क्रियान्वयन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 2 साल पूरे किए हैं। मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमने पहले कैबिनेट की बैठक में ही 18 लाख आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया। प्रदेश में अब तक 26 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। लोगों को आवास उपलब्ध कराने का यह काम हम मिशन मोड पर कर रहे हैं। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हर दिन लगभग 2000 आवास प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। यह गति पूरे देश में सबसे अधिक है। आप सभी छत्तीसगढ़ में हो रही आवास क्रांति के गवाह हैं। खप्पर वाली छतें अब बीते दिनों की बात हो गई। अब हर घर पक्का और बुनियादी सुविधा से युक्त है, जहां जल जीवन मिशन से शुद्ध जल मिल रहा है। राज्य स्थापना से पूर्व प्रदेश के लोगों को घंटों पावर कट का सामना करना पड़ता था। विद्युत उत्पादन के मामले में हम देश में अभी दूसरे नंबर पर हैं और पहले नंबर की ओर तेजी से अग्रसर हैं। आज प्रदेश के बीपीएल परिवारों को एकल बत्ती योजना के तहत निःशुल्क बिजली तथा शेष परिवारों को 24 घंटे रियायती दरों पर बिजली मिल रही है। एनर्जी सेक्टर में हम विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की जरूरतों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी ने सीपत में 9,790 करोड़ रुपए के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है।
में खेलो मध्य प्रदेश ओलंपिक खेलों की तरह गरिमापूर्ण आयोजन के माध्यम से संपन्न हुआ। स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्पोर्ट्स हब बनाने के लिए भोपाल में लगभग 1000 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कॉम्प्लेक्स बनाने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। वृद्धजन कल्याणी, दिव्यांगजन, परित्यक्त अविवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 600 की पेंशन हमारे द्वारा दी जा रही है। ऐसे हितग्राहियों के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है, जिसके आधार पर 54 लाख से अधिक, इसी मद में 325 करोड़ से अधिक राशि की सिंगल क्लिक के माध्यम से भी राशि अंतरित की जा रही है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह सहायता योजना अंतर्गत हमने प्रति कन्या 55,000 की सहायता राशि भी प्रदान की है। योजना में 52,000 से अधिक हितग्राहियों को मदद की है। राजधानी में भोपाल खास करके आज के समय में अपनी राशि देकर के वृद्धाश्रम में रुकने के लिए भी सरकार सामाजिकता के अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने जा रही है, जिसके आधार पर बीते दिनों भोपाल में पेड ओल्ड एज होम खास करके वृद्धाश्रम में हमने सभी प्रकार की सुविधाओं के एक तरफ निःशुल्क रुकने की व्यवस्था भी की, दूसरी तरफ सशुल्क रूप से भी अगर कोई वृद्ध अपने व्यवस्था में भविष्य में अपने बच्चों के साथ रहने के साथ साथ वो अलग से भी अपना आवास चाहिए तो सरकार ने 24 करोड़ की लागत से एक अलग से भवन उपलब्ध कराया है, ताकि हमारे सबकी उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक से हो। प्रदेश में नागरिक उड्डयन सेवाओं के लिए भी हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। हवाई रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर रही है। अब तक 23 किस्तों में 14,948 करोड़ रुपए की राशि माता बहनों के खाता में भेज चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने अगले 10 सालों में देश को मैकाले की मानसिकता से पूरी तरह से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत एक समय विश्व गुरु रहा, लेकिन मैकाले की मानसिकता ने समाज पर ऐसा असर डाला कि लोग हर विचार को पक्षी नजरे से देखने लगे और अपनी भारतीय संस्कृति के आदर्शों को भूलते गए। इस मानसिकता को भारतीय मूल्यों से युक्त शिक्षा से बदला जा सकता है। जब हमने सरकार का कामकाज संभाला तो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती शिक्षा को लेकर ही थी। यह 2 कारणों से थी। पहला तो कोविड, जो ऑनलाइन क्लासेस हुई उनसे बच्चों को काफी लर्निंग लॉस हुआ। बच्चों को पढ़ने लिखने और गणित की सामान्य क्रियाएं करने में भी परेशानी होती थी। इस लर्निंग लॉस को ठीक करना बड़ी चुनौती थी। इस पर हमने विशेष रूप से मेहनत की। दूसरी इससे भी बड़ी समस्या दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी की थी। 453 ऐसे स्कूल थे जहां एक भी शिक्षक नहीं थे और 1428 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे थे, जबकि राष्ट्रीय छात्र शिक्षक अनुपात की तुलना में हमारे प्रदेश में इसका अनुपात बहुत ही अच्छा है। हमने युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शहरों के अतिशय शिक्षकों की ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापना की और इस तरह से यह समस्या दूर हुई। अब जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूं, लोग बहुत खुशी से बताते हैं कि उनके स्कूल में शिक्षक पहुंच गए हैं, स्कूल में बढ़िया पढ़ाई हो रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद बच्चे स्थानीय भाषाओं में पढ़ रहे हैं, इससे उन्हें सीखने में काफी आसानी हो रही है। हमने स्कूलों में आईटी आधारित मॉनिटरिंग को विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से लागू किया है। हम राज्य में 9,000 स्मार्ट क्लास आरंभ करने जा रहे हैं और 22,000 कंप्यूटर लगवाएंगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर परख सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण में राज्य की स्थिति बेहतर हुई है। इसका श्रेय मैं सभी शिक्षकों को देना चाहूंगा। उच्च शिक्षा में भी हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। पिछले महीने हमने कबीरधाम में मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण का कार्य शुभारंभ किया है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की रजत जयंती यात्रा को समझना है तो यहां मेडिकल शिक्षा के विकास को समझना होगा। पहले यहां रायपुर में ही मेडिकल कॉलेज था, अब प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हो चुके हैं। हमारी सरकार ने बिलासपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के माध्यम से
स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया है। इसके साथ ही कोनी में शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज के लिए भूमि का चिन्हांकन भी कर लिया गया है। हमने एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने की व्यवस्था आरंभ की है। आईआईटी की तर्ज पर हम राज्य के जसपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थाओं का निर्माण करने जा रहे हैं। हमारी युवा आबादी हमारे लिए बड़ी संभावना है। हम राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को प्रदेश में ला रहे हैं। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। संपूर्ण प्रदेश को अपने विकास और अपनी बात करे भावनाएं, इच्छा शक्ति परिसर की तर्ज पर 34 नगरीय निकायों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी बना रहे हैं। युवाओं के स्किल ट्रेनिंग से लेकर नए जमाने के कोर्सेस आदि की सुविधा देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। 160 आईटीआई को हमने 484 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन किया है। हम पैन आईआईटी संस्था के माध्यम से भी स्किल अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहे हैं। नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से हमने 50,000 विद्यार्थियों को स्टार्टअप से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। हमारे देश ने वर्ष 2036 में ओलंपिक खेलों के लिए दावेदारी की है। देश में खेल अधोसंरचना को मजबूत करने एवं खेलों का शानदार माहौल तैयार करने यह कदम उठाया गया है। ओलंपिक खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। इसके लिए हम खेल अधोसंरचना को बेहतर बनाने का काम मिशन मोड पर कर रहे हैं। नया रायपुर के सेक्टर 28 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 85 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। हमारा राज्य जनजातीय बाहुल्य है। तीरंदाजी की कला हमारे जनजातीय क्षेत्र की पहचान रही है। इसे निखारने के लिए हमने राष्ट्रीय आर्चरी एकेडमी की स्थापना हेतु नवा रायपुर में 13 एकड़ जमीन आवंटित की है। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हमने ओलंपिक खेलों में पदक विजेताओं के लिए विशेष धनराशि की घोषणा भी की है। खेल प्रतियोगिताएं कभी आसान जगहों में आयोजित नहीं होती। खेल सुकून के वातावरण में खेले जाते हैं। बस्तर में भी ऐसा ही सुकून लौट आया है। बस्तर ओलंपिक के आयोजन के माध्यम से हमने खेल के माध्यम से बस्तर की नई पहचान देश और दुनिया के सामने रखी है। पिछले वर्ष इन खेलों में 1,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बार 3,92,000 लोगों ने भाग लिया। इस साल हमें खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी भी मिली है। प्रदेशों में खेलों का परिदृश्य उज्जवल है और हम इसकी बेहतरी के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति युवा आबादी के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की उम्मीदें लेकर आई है। नई नीति के तहत हम सिंगल विंडो सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निवेश में अनुदान प्रावधान तथा अन्य आकर्षक सुविधाएं निवेशकों को प्रदान कर रहे हैं। नई नीति के तहत हमने मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और बंगलुरु जैसे महानगरों के साथ ही जापान एवं दक्षिण कोरिया में भी निवेश सम्मेलन किए। जापान में आयोजित होने वाला ओसाका वर्ल्ड एक्सपो उद्यमों के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से है। यहां हमने छत्तीसगढ़ की विशेषताओं को दिखाते हुए पवेलियन लगाया और नई औद्योगिक नीति तथा छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। हमने यह सारी जानकारी जापानी भाषा में दी। यह उनके लिए अनूठा अनुभव था। दोनों ही देशों के निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश करने पर रुचि दिखाई है। देश दुनिया से अब तक हमें 7,83,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इन पर तेजी से काम किया जा रहा है। हमने स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण किया है और इसके तेज विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया है। व्यवस्थित विकास और फ्यूचर प्लानिंग के चलते यह रीजन देश के सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक केंद्र तथा ईज ऑफ
लिविंग के मामले में देश के अग्रणी शहरों में होगा। यहां हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने पर भी काम कर रहे हैं ताकि दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां से अपना कार्य कर सकें। भविष्य एआई का है। ऊर्जा की अपार उपलब्धता के चलते एआई से जुड़े उपकरणों की धुरी छत्तीसगढ़ से संचालित होंगी। हमने अटल नगर नवा रायपुर में एआई डाटा सेंटर पार्क आरंभ किया है। इसकी लोकेशन भी इसको महत्वपूर्ण बनाती है। यहां से देश के कोने कोने में डाटा सबसे कम समय में पहुंचाया जा सकता है। सेमीकंडक्टर यूनिट पर काम शुरू हो गया है। आईटी हब के साथ ही नवा रायपुर फार्मा हब के रूप में भी उभर रहा है। मेडिसिटी की पूरी तरह विकसित होने पर नवा रायपुर देश के सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल हब में से एक होगा। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां जन विश्वास विधेयक लाकर हमने अनेक प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया है। इससे उद्यमियों और कारोबारियों में उत्साह का माहौल है। नक्सलवाद के दंश ने बस्तर के विकास में काफी बाधा पहुंचाई। अब हमारे सामने बड़ी चुनौती यह है कि मिशन मोड पर विकास कार्य कर बस्तर को विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। हमने इसके लिए पूर्व में गंभीर रूप से नक्सल प्रभावित रहे गांवों में नियत नेला नार योजना शुरू की है। 69 सुरक्षा कैंपों के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 403 गांवों में इस योजना के तहत शासन के 17 विभागों की भागीदारी से 53 हितग्राही मूलक योजनाओं और 28 सामुदायिक सुविधाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जब पहली बार महतारी बंधन योजना के लिए सर्वे हुआ तो गंभीर नक्सल प्रभावित होने की वजह से इन इलाकों की महिलाओं को इस योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका था। हमने इस योजना के तहत पुनः सर्वे किया है। अब इन गांवों की माता बहनों को भी इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बस्तर में अधोसंरचना विकास के लिए जो मेहनत डबल इंजन की सरकार ने की है वैसी मेहनत कभी नहीं हुई। विशाखापट्टनम में गूगल द्वारा $15 बिलियन की लागत से एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हब बनाया जा रहा है। विशाखापट्टनम से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ रहा है। यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ की समृद्धि रेखा बनेगा और पोर्ट सिटी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाने रेखा बनेगा और पोर्ट सिटी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के उत्पादों को दुनिया भर में पहुंचाने में मदद करेगा। इंद्रावती और महानदी को जोड़े जाने की पहल बस्तर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बस्तर और सरगुजा के अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनाने के साथ ही यहां लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए हमने मुख्यमंत्री बस सेवा योजना आरंभ की। इसका संचालन स्थानीय लोग ही कर रहे हैं। इससे लोगों के समय की काफी बचत हो रही है और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक पहुंच आसान हो गई है। हमारे प्रयासों से धरती के स्वर्ग बस्तर में पर्यटक लौट रहे हैं। इस साल नए वर्ष में एशिया का नियाग्रा कहा जाने वाला चित्रकूट जलप्रपात पर्यटकों की संख्या में आए उफान का गवाह भी रहा है। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता और इसकी अद्भुत जनजातीय संस्कृति को देश दुनिया को दिखाने हमने इस वर्ष भी बस्तर पंडुम का आयोजन किया है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत हमने कवर्धा में भोरमदेव को शामिल किया और अब यहां काशी विश्वनाथ की तरह कॉरिडोर बनने का काम आरंभ हो गया है। हमें इस बात की हार्दिक खुशी है कि बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। इससे जैव विविधता को सहेजने में मदद मिलेगी। संस्कृत की श्रेष्ठ कविता मेघदूत की प्रेरणा कालिदास को सरगुजा से मिली। सरगुजा संभाग धरती के सबसे सुंदर हिस्सों में से है। यहां पर्यटन को प्रोत्साहित करने हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाने वाला मैनपाट में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। नई औद्योगिक नीति में
पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने और होम स्टे में निवेश पर आकर्षक प्रावधान देने का बेहतर नतीजा सामने आ रहा है। जसपुर में सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर महादेव भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संकल्पों के अनुरूप उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक भारतवासी के गौरव, भारत की एकात्मता और अखंडता के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 359 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही यहां 220 बिस्तर वाले अत्याधुनिक अस्पताल के निर्माण के लिए भी 32 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नगरीय निकायों की सुंदरता एवं यहां बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने हम मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ के सभी शहरों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में बिल्हा की स्वच्छता दीदियों की प्रशंसा भी की है। रायपुर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है और गार्बेज फ्री सिटीज की 7 स्टार रेटिंग मिली है। 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिलासपुर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के माध्यम से हम 525 करोड़ रुपए के लागत से सभी नगर निगमों में अधोसंरचना के बुनियादी महत्व के कार्य करा रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के माध्यम से रायपुर में 100, दुर्ग भिलाई में 50, बिलासपुर में 50 तथा कोरबा में 40 ई बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अटल जी के जन्म शताब्दी को यादगार बनाने हम सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर बना रहे हैं। अटल जी द्वारा दिखाए गए सुशासन की राह पर हम निरंतर चल रहे हैं। प्रशासनिक कार्यप्रणाली के हर स्तर पर सुशासन को अपनाया गया है। कि देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद होता है। उससे पहले भारत के संविधान सभा के निर्वाचन संपन्न हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत के संविधान सभा के निर्माण के उपरांत 26 रुपये है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.51% अधिक है। इसी प्रकार 2023-24 की तुलना में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 9.37% बढ़कर 1,62,870 रुपये हो गई है। हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हमारे लिए सबसे अहम है। श्री राम लला हमारी सांस्कृतिक आस्था के केंद्र हैं। श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना से अब तक 40,000 से अधिक श्रद्धालु प्रभु श्री राम के पुण्य दर्शन का लाभ ले चुके हैं। भारत भूमि विलक्षण है, जहां उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर कोने में पुण्य स्थल मौजूद हैं। प्रदेशवासियों को इनके दर्शन कराने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी शुरू की गई है, जिसमें अब तक 5,000 श्रद्धालु तीर्थ स्थलों का दर्शन कर चुके हैं। अभी रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन हमने किया। इस आयोजन के माध्यम से हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त स्वर्गीय श्री विनोद कुमार शुक्ल सहित दिग्गज साहित्यकारों की प्रेरणा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अपनी बोली, भाषा, लोक कला, लोकगीत और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने हम ऐसे कार्यक्रम
करते रहेंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की प्रमुख भूमिका रही है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों का अनुकरणीय योगदान है। इन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के साथ नक्सल विरोधी अभियानों में अदम्य साहस का परिचय देते हुए अनेक जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस उत्कृष्ट काल के कार्य के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस बल में कार्यरत समस्त बल को समान स्वरूप राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ का पदक प्रदान किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए बनाए गए अंजोर विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप हम लगातार कार्य करते रहेंगे। जन भागीदारी से हम छत्तीसगढ़ महतारी को संवारते रहेंगे। मुझे इस अवसर पर स्वर्गीय लक्ष्मण मस्तूरिया जी की कविता की पंक्तियां याद आ रही हैं। सरगला पृथ्वी मां लादे हूं, परण ऐसन ठाने हां, मोर संग चलो रे, मोर संग चलो जी, मोर संग चलोगा, मोर संग चलो रे। मस्तूरिया जी की इन पंक्तियों को साकार करना है और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करना है। आप सभी की भागीदारी से निश्चित ही हम यह लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आप सभी को पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय आपके इस संदेश के लिए। और अब कलेक्टर बिलासपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करें गुब्बारों की उड़ान के लिए। ये गुब्बारे जो ध्वज के रंग में रंगे हुए हैं, गणतंत्र दिवस अमर रहेगा संदेश लेकर हमसे दूर जाएंगे, अनंत में विलीन हो जाएंगे। गणतंत्र दिवस अमर रहेगा ये संदेश महोदय द्वारा छोड़े गए और उस समृद्धि और परंपरा को किसी को परेड निष्क्रमण की कार्रवाई करने का पहली बार हम बीएसएफ और सीआरपीएफ प्लाटून एवं बैंड सम्मिलित किया गया है। इस गणतंत्र उत्सव में उज्जैनी में प्रथम बार पुलिस का डॉग शो भी आज आयोजित होगा। एक बार परेड कमांडर फिर मुख्यमंत्री की ओर आती हुई और आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करेंगी, परेड को निष्क्रमण की अनुमति चाहेंगी और कुछ ही क्षणों में यह परेड मैदान से निष्क्रमण होगी। परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहती हूं श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आज की परेड कमांडर श्रीमती अंशिका जैन को परेड निष्क्रमण की अनुमति प्रदान की है और अब परेड 2IC मानकों और सुधार को निर्देशित करेंगी। परेड को निष्क्रमित करने के लिए भव्य और आकर्षक परेड सजे धजे परिधान में यह जवान कुछ ही क्षणों में इस मैदान से प्रस्थापित होंगे। परेड 2IC परेड को कूच कर परेड निकट लाइन चल, परेड बगल सस, परेड निष्क्रमण के लिए अंदर को घोषित करेंगी। परेड को निष्क्रमित करने के लिए भव्य और आकर्षक परेड सजे धजे में यह परेड मैदान से निष्क्रमण होगी। आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से जूनियर डिवीजन आज के हमारे पावन हिस्से जूनियर रेड क्रॉस, स्काउट गाइड और राष्ट्रीय सेवा योजना के ये दस्ते इस समय अब मैदान से बाहर की ओर जाते हुए परेड की कार्रवाई को पूरा करते हुए और परेड कमांडर श्रीमती अंशिका जैन, परेड की उप कमांडर श्रीमती मानकुंवर सिदार, 13 प्लाटून्स जो इस परेड का हिस्सा थे, श्री राजेश पटेल प्लाटून कमांडर, श्री चंदन सिंह मरकाम, श्री राम नरेश यादव, प्रधान आरक्षक अनीता पाटले, नायक रंजना मानिकपुरी, जूनियर अंडर ऑफिसर पूजा कुर्रे, जूनियर अंडर ऑफिसर शुभम कुमार पात्रिकर, सीएसएम आरुष बघेल, सीएसएम निधि यादव, दल नायक सुश्री जरीन अंजुम, दल नायक डैनियल लांजेकर, दल नायक सुश्री त्रिशाली निर्मलकर और दल नायक मनीषा निषाद। इनके साथ हवलदार अमर संजय कुजूर जो केंद्रीय
जेल और जिला पुलिस बल के बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं। इस समय मंच के सम्मुख आते हुए आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय सभी परेड कमांडर और प्लाटून कमांडर से परिचय प्राप्त करेंगे और आज की स्मृतियों को सजोने के लिए एक समूह फोटो भी सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ परेड कमांडरों को होगा। समूह फोटो में शामिल होंगे आयुक्त बिलासपुर संभाग, पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर वृत्त, कलेक्टर बिलासपुर, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर। तो सलामी मंच के ठीक सामने अंशिका जैन के नेतृत्व में ये 13 टुकड़ियों के परेड कमांडर्स और कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय परिचय के लिए जाते हुए, जहां उनका परिचय परेड की कमांडर अंशिका जैन जो कि भारतीय पुलिस सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी हैं, साथ में जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल सर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह जी। परेड कमांडर अंशिका जैन इस समय परिचय प्राप्त करते हुए परेड की कमांडर अंशिका जैन जो कि भारतीय पुलिस सेवा की प्रशिक्षु अधिकारी, उनसे परिचय प्राप्त किया उन्होंने। उप कमांडर श्रीमती मान कुंवर सिदार, निरीक्षक छत्तीसगढ़ पुलिस। परिकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस मां शिप्रा के पावन तट पर, साथ ही साथ अगर देखें विभिन्न मान्यताओं को तोड़ करके किस तरीके से धर्म और आस्था के एक कर्मनिष्ठ और एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर एक समृद्ध गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश के संकल्पों को सिद्धि देने, अंत्योदय से राष्ट्रोदय के भाव, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उस सोच को जो जन जन तक पहुंचा रहे हैं, चहुमुखी विकास मध्य प्रदेश देख रहा है, उस कल्पना शक्ति का प्रतिफल है जो आपकी इच्छा शक्ति से मध्य प्रदेश एक नव परिवर्तन का एक नए युग को महसूस कर रहा है। और आज मां शिप्रा के पावन तट पर उस युग को और आने वाले सिंहस्थ जो सबसे बड़ा धर्म के उत्सव को हम उसकी आमंत्रण का समय है और उसी भाव उसी नेतृत्व को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी इस वक्त मां शिप्रा के तट पर गुब्बारे छोड़कर और अद्भुत नौका प्रदर्शन का जो संपूर्ण गगन में आज के इस पलों को हम सब रेखांकित कर रहे हैं। साथ ही साथ आज लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान, जिन्होंने इस लोकतंत्र को हम सब के लिए अपने बलिदानों से, अपने योगदानों से रेखांकित और सुरक्षित रखा है, ऐसे व्यक्तित्वों के सम्मान आज के इस पावन मंच को और गरिमामयी और गौरव से भर देता है। उस भाव को और अपने दिलों के अंदर अगर बात करें समाहित, आज बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे जो भविष्य के कर्णधार हैं, ये बेटियां पहुंची है, उनको अगर बात करें अपने जनमानस से, आकाश भी मानो भारत के इस बदलते भारत के उस भाव को महसूस कर रहा है और बदलता मध्य प्रदेश को रेखांकित करता हुआ आज का ये सुंदर समागम बहुत ही हम सब के लिए गौरव और गरिमा के क्षण। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के समक्ष कुछ ही पलों में सभी परेड कमांडरों से भी, जिनकी अगर बात करें गौरव गाथा और जिनकी वीरता, बलिदान और स्वर्णिम इतिहास को अपनी ओज से परिपूर्ण किए, इन व्यक्तित्वों से आज के इस कार्यक्रम में एक एक परेड कमांडरों से भी रूबरू होंगे, उनसे मिलेंगे और उत्साहवर्धन करेंगे। आज का दिन उज्जैनी के इतिहास को एक अलग युग में पहुंचने का दिन। जैन, जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल जी, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह जी, परेड की कमांडर श्रीमती अंशिका जैन जो कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं, और उप कमांडर श्रीमती मान कुंवर सिदार और सभी प्लाटून्स के जो कमांडर्स हैं इस समय फोटो सेशन में मौजूद। और इस समय आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की स्मृतियों को सजोने के लिए लगातार 15 से 20 दिन इस मैदान पर रिहर्सल किया है। जिन जवानों ने, जिन प्लाटून कमांडर्स ने इस स्मृतियों को सजोने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक समूह फोटो लेते हुए श्री भूपेन्द्र गुप्ता रक्षित निरीक्षक और तुलाराम सोनी जो इंस्पेक्टर है, उन्होंने इस परेड को सजाया है, संवारा है विगत 15 दिनों में अंशिका जैन और मान कुंवर सिदार के साथ। और आज ये भव्य और आकर्षक परेड जो आपके सामने प्रस्तुत की गई, बहुत मेहनत से तैयार की गई है। और अब इस समूह फोटो के उपरांत आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय बिलासपुर जिले में निवासरत शहीद परिवारों से मिलेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे और उनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव प्रकट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय शहीद परिवारों से मिलने के लिए आते हुए
छत्तीसगढ़ की मधुमय माटी वीर प्रसूता रही है और इसने समय समय पर ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन्होंने मातृभूमि की अस्मिता के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। जो शहीद हमारे बीच में हैं, जिनके परिजन यहां पर उपस्थित हैं, बहुत सम्मान है उनका। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये संदेश भी उनको दे रहे हैं कि वो अकेले नहीं हैं, हम सब शासन और प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़े हैं। शहीद श्री विशेषर चक्रवर्ती नारायणपुर, शहीद प्रधान आरक्षक फुल जेम्स जिला दंतेवाड़ा, शहीद चंद्रशेखर प्रसाद कुर्रे जिला बलजशपुर, शहीद नीलेश पांडे जिला बीजापुर, शहीद विजय कुमार शुक्ला जिला बीजापुर, शहीद श्री विनोद चौबे खपरगंज जिला बिलासपुर, शहीद विवेक शुक्ला कोंटा जिला दंतेवाड़ा, शहीद निरीक्षक अब्दुल वहीद खान जिला बल नारायणपुर, शहीद आर अश्वनी कुमार प्रधान, शहीद दीपक उपाध्याय जगदलपुर, शहीद विनोद कौशिक जिला बल नारायणपुर, शहीद देवराज सुरजाल 2री बटालियन सकरी, शहीद छत्रधारी जांगड़े 8वीं बटालियन राजनांदगांव, शहीद राजेंद्र सिंह 2री बटालियन सकरी, शहीद सहलूराम भगत 2री बटालियन सकरी, शहीद शिव कुमार सिंह जिला बीजापुर, शहीद अविनाश शर्मा थाना बांदे कांकेर, शहीद हरेंद्र प्रसाद 2nd बटालियन चक्री, शहीद अमरदीप खलको एसटीएफ बघेरा, शहीद राजेश पटेल 2nd बटालियन सकरी, शहीद मुन्नूलाल सूर्यवंशी बीजापुर, शहीद बिशुनदास कुर्रे जिला बल नारायणपुर, शहीद सनत कुमार महिलांगे जिला बल रायगढ़, शहीद शिव कुमार मरकाम जिला बल बीजापुर, शहीद आर धनीराम ठाकुर 8वीं बटालियन राजनांदगांव और शहीद अरविंद मिंज पामेड़ बीजापुर, शहीद टेकराम वर्मा बलौदा बाजार। ये शहीद परिवार जो हमारे बीच में उपस्थित है, इनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव आज के कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी प्रकट करते हुए, सम्मान करते हुए उन सभी का और उनको यह भरोसा और आश्वासन देते हुए कि वो आज अकेले नहीं हैं, हम सब उनके साथ हैं। शासन और प्रशासन हर कदम पर उनके साथ है। भारत की पहचान हो तुम, जम्मू की जान हो तुम, सरहद का अरमान हो तुम, दिल्ली का दिल हो तुम और भारत का नाम हो तुम। बहुत नमन है उन शहीदों को, उन शहीद परिवारों को। और अब बारी है स्कूल शिक्षा विभाग की प्रस्तुति का। सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों का आप लुत्फ उठा सकेंगे और पहला जो आयोजन है वो मास पीटी का। इसमें 610 विभिन्न विद्यालयों के बच्चे शिरकत कर रहे हैं जो मास पीटी और जुम्बा का यहां पर प्रदर्शन करेंगे। और गुब्बारे भी उड़ाए जाने थे इस अवसर पर। मास पीटी स्कूल शिक्षा विभाग की ये प्रस्तुति और शुरुआत की जाए इसकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की। और पहली शुरुआत मास पीटी और जुम्मा से हो रही है जिसमें विभिन्न विद्यालयों के 610 बच्चे शिरकत कर रहे हैं। और इसके पश्चात तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। दर्शक दरगाह में निर्वाचन। इसके ठीक पश्चात नेशनल कॉन्वेंट की जो टीम है सांस्कृतिक कार्यक्रम की वो तैयार रहेगी। गुब्बारे तमाम तिरंगे में गुब्बारे फिजा में रंग बिखेरते। और आप पहली बार उज्जैनी में इन संकल्पों के धनी मुख्यमंत्री जी की वजह से हम इतने गौरवशाली पलों के साक्षी बन रहे हैं आज लोकतंत्र के महापर्व में। अब जिंक जैग यह कार्य टेढ़े मेढ़े व तंग रास्तों से होकर निकलने के लिए सिखाया जाता है, जिसका डेमो पुलिस डॉग सिंह की हैंडलर R414 संदीप परिहार प्रस्तुत किया जाएगा उनके द्वारा। ये जिंक जैग अगर बात करें, बहुत ही सुंदर अगर बात करें, ये कार्य टेढ़े मेढ़े व तंग रास्तों से होकर निकलने के लिए सिखाया जाता है, जिसका डेमो पुलिस डॉग सिंह की हैंडलर R414 संदीप परिहार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। उसके बाद देख सकते हैं अपराध अनुसंधान। इसमें घटना स्थल पर अपराधी अपराध करके भूलवश गलती से अपनी कोई भी सामग्री छोड़ जाता है
जिससे गंध पुलिस डॉग को देखकर हैंडलर द्वारा छोड़ा जाता है, तब डॉग अपराधी को पद चिन्हों की गंध लेते हुए अपराधी तक पहुंच जाता है, जिसमें डेमो पुलिस डॉग काया हैंडलर R400 और बात करें 944 रामचंद्र भारती द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस डॉग काया द्वारा 68वें ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट प्रतियोगिता झारखंड रांची में अपराध अनुसंधान कार्य में उच्च प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल एवं बेस्ट डॉग चैंपियनशिप ट्रॉफी भी इनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जीती गई। देख सकते हैं आप, ये अपराध अनुसंधान घटना स्थल पर अपराधी अपराध करके भूलवश गलती से अपनी कोई भी सामग्री जब छोड़ जाता है, उसकी गंध पुलिस डॉग देखकर हैंडलर द्वारा छोड़ा जाता है, तब डॉग अपराधी के पद चिन्हों के गंध लेते हुए अपराधी तक पहुंच जाता है। और देखिए कितना सूक्ष्मता से, किस तरीके से ये डॉग जो कि हमारे डेमो पुलिस डॉग काया हैंडलर R944 रामचंद्र भारती जी के द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। पुलिस डॉग काया ने 68वें ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट प्रतियोगिता झारखंड रांची में अपराध अनुसंधान कार्य में उच्च प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान और गोल्ड मेडल प्राप्त किए। देख सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार करतल ध्वनि से हम सब अभिनंदन करें। आज इस लोकतंत्र के महाउत्सव 77वें गणतंत्र में पावन पलों को हम सब अपने बीच पा रहे हैं। फिलहाल ये डॉग शो जो कि अलग अलग अगर बात करें, पहले हमने फायर जंप, फिर जिंग जैक और अपराध अनुसंधान बैग को जिस तरीके से, अब अगले चरण में बात करें इस डॉग शो की सुंदर अगर प्रस्तुति। और अब आइए हम आमंत्रित करते हैं हमारे सहयोगी उद्घोषक को आगे के कल्चरल प्रोग्रामों के लिए। एक बार पूरा जन समुदाय भारत माता की, भारत माता की वंदे। सभी से निवेदन है, हमारे शतावधानी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का एक बार जोरदार तालियां बजाकर पूरा परिसर अभिनंदन करे, स्वागत करे। भाव धरा पर शब्द में एक झरते हैं, भाव धरा पर शब्द में एक झरते हैं। हम भारतीय सनातन संस्कृति का अनुबंध करते हैं और मां वीणा पाणी सरस्वती को, बाबा महाकाल को नमन सौंपकर जोरदार तालियों से गणतंत्र दिवस का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार सलाम, इसमें खेले गांधी गौतम, कृष्ण राम बलराम। मेरे देश की माटी तुझको सौ सौ बार सलाम। आप देख रहे हैं, श्वान राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और मालिक के प्रति प्रतिबद्ध ये वो पशु हैं जिन पर हमें नाज है। इनको भी प्रोत्साहन की जरूरत है, तालियों की जरूरत है। जोरदार करतल ध्वनि से हमारे इन कमांडरों का स्वागत करें जो आपदा के समय, संकट के समय अपनी प्राकृतिक शक्ति के माध्यम से संकेत प्रदान करते हैं और अपराधियों को पुलिस की गिरफ्त में व्यवस्थित तरीके से पहुंचाते हैं। आप सब आज इस आयोजन में यहां पर उपस्थित हैं। जिला प्रशासन, नगर पालिक निगम, विकास प्राधिकरण, शिक्षा विभाग आप सभी का स्वागत करता है। आइए आपको लिए चलते हैं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के गुलदस्ते की ओर। पहली प्रस्तुति शिक्षा विभाग की प्रदान करने जा रहे हैं। ये है सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजवाड़ा क्रमांक 3, मालव भारत। अलफी का लथी मादर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। अलफी का लथी मादर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। कौन गांव के करम डार, कहाँ कर मदरिहा। कौन गांव के करम डार, कहाँ कर मदरिहा। सिकरी चोराए के संग नाचा जंदुरिया, हाय रे सरगुजा नाचे। अलफी का लथी मादर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे। अलफी का लथी मादर बाजे, हाय रे सरगुजा नाचे।
सारा देवता है डोला ये जवाना कर माथेली पर चले अबे हमर तारा कर्मा तू की गाबो मांदर के ताल मां संग संग नाच लेबो संग संग नाच लेबो चल ना ये साल मां कर्मा तू की गाबो मांदर के ताल मां कर्मा तू की गाबो मांदर के ताल मां के हमर तिहारो हो जाई बोहे आबे तय करके सिंगारो गरम कहानी ला सुने होई के तियारो झन देबे दागा मोला संगी कोनो हाल मां कर्मा कुहू की गाबो मादर के ताल 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 मां नेशनल कॉन्वेंट की इस प्रस्तुति के बाद अगली प्रस्तुति तेजस त्रिपुरा की। भारत जो हरियाली से सजी धरती, जिसमें किसानों को अन्नदाता के रूप में बताया गया है और हमारी सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात जवान
जो दृढ़ता से डटे हुए हैं और जहां की बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं, उन्हीं को समर्पित कर रहा है यह नृत्य सेजिस त्रिपुरा। और मंच पर इस समय विद्यमान है बिलासपुर नगर पालिक निगम की माननीय महापौर श्रीमती पूजा अशोक वेदानी जी, बिलासपुर जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी और नगर निगम के माननीय सभापति विनोद सोनी जी। उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाज, राज की सारस्वत साधना की नगरी, वीर विक्रमादित्य की नगरी, और इस नगरी में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन 2028 में है। तो आइए, प्रस्तुत है बेहतर प्रस्तुति निर्मला कॉन्वेंट सिंहस्थ महापर्व। जोरदार तालियों से हमारी प्रतिभाओं का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मां क्षिप्रा शांत, धीर और गंभीर कही जाने वाली नदी है। समुद्र मंथन की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है, जहां देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया ताकि अमृतत्व का अमृत प्राप्त हो सके। इसमें मंद्रांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, जिससे हलाहल विष निकला, जिसे भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ फैलाए। वहीं दूसरी ओर धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले, जिसके लिए देवताओं और असुरों में मतभेद हुआ और इसी कारण अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर छलकी। वहीं शिवहस्त पर्व मनाया जाने लगा। उन्हीं स्थानों में से एक है पावन नगरी उज्जैनी में स्थित क्षिप्रा नदी, जहां वर्ष 2028 में शिवहस्त पर्व होने वाला है। पर क्या नदी तैयार है? मां क्षिप्रा, मां क्षिप्रा, क्षिप्रा पावन धरा। President's bodyguard now getting ready.
for the national anthem. The moment the dignitaries have taken their places. As the President's bodyguard moves away in the direction of India Gate, the 21-gun salute still booming at Kartavya Path. And now the investiture ceremony. के मैदान में नहीं बल्कि अन्य परिस्थितियों में शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैनिकों और नागरिकों को प्रदान किया जाता है। सम्मानित अशोक चक्र पदक आकृति गोलाकार, पदक सोने से मढ़े कांस्य से निर्मित, पदक का व्यास 35 मिलीमीटर का, अग्रभाग पर 24 तीलियों का अशोक चक्र अंकित। यह चक्र निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का द्योतक। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, उड़ान पायलट। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून 2006 को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में प्रतिनियुक्त हैं। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गगनयान प्रोग्राम के लिए चुने गए गगन यात्रियों में से एक थे। 25 जून 2025 को एक्सियम 4 मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने निडरता और आत्मविश्वास के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए 20 दिनों की यात्रा के लिए आगे बढ़े, जो भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी अत्यधिक चुनौतियों और खतरों के बावजूद आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं
और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। In service to the nation. And now, heralding the parade with musical instruments, presentation of the ceremonial proceedings, setting a harmonious and befitting spirit of the Republic. Conducted by Sri Lokesh Anand, the presentation brings together accomplished classical musicians and traditional folk artists from across India, from Mizoram and Maharashtra, from Uttarakhand, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Each instrument, firmly grounded in its regional ethos, becomes an individual voice in the collective national narrative. A beautiful blend of notes will now make their melodious move here on Kartavya Path. The theme, Vividhata Mein Ekta, unity in diversity. Many traditions, one nation, many sounds, one rhythm, many identities, one India. वंदे मातरम की धुन कर्तव्य पथ पर और आकाश में ध्वज फॉर्मेशन में 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। जाग उठी है सुबह, जाग उठा है दिन, जागे हुए भारत का जागृत है गणतंत्र, हमारा 77वां गणतंत्र दिवस। ये शुभारंभ है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गणतंत्र उत्सव है। सलामी मंच की ओर
अपने वाहन में बढ़ते हुए आज के समारोह की भव्य परेड की अगुवाई कर रहे हैं परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, एवीएसएम, वीएसएम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने 1989 में कमीशन प्राप्त किया। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। एक नई धूमधाम, कुछ नई तैयारियां, कुछ नया तेवर। और ये आज की परेड के परेड 2IC मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, तीसरी पीढ़ी के छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागे रे हो। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। छत्तीसगढ़ के भूयमा हो, छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागे रे हो। छत्तीसगढ़ लगाई थे दीदी धान के कटोरा, छत्तीसगढ़ लगाई थे भैया धान के कटोरा। सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत नृत्य सिटी मॉन्टेसरी स्कूल राजाजीपुरम प्रथम शाखा। और अब आपके समक्ष आ रहे हैं बाल निकुंज इंग्लिश स्कूल पलटन छावनी के बच्चे। विकसित भारत, विकसित प्रदेश गिल कहते हैं कि भारत 2047 में ऐसा भारत होगा जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और समृद्धि मिलेगी और हम सब मिलकर इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। मेहनत जिद पे आ जाए देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। जिद पे आ जाए देश मेरा देश मेरा देश मेरा फिर देखना तुम, कोना कोना जगमग जगमग होना ही है। अब ठान के मुट्ठी कसने की बारी है। हर दिशा दिशा का मुखड़ा जब से धोना है। स्वच्छता की जोत जागी रे, और स्वच्छता की बरखा आ गई रे। स्वच्छता की जोत जागी, हम चमक चम चम चमकेगा इंडिया, चम चमक चम चम चमकेगा इंडिया। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाए स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्ज्वल उज्ज्वल होगा, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया
A lovely clear blue sky, perfect foil for our flying machines. And here, going past the saluting base, led by Lieutenant Arjun Kashyap of 6 Lancers, the High Mobility Reconnaissance Vehicle, HMRV, India's first indigenously designed armored light specialist vehicle. Equipped with battlefield surveillance radars, capable of detecting men, vehicles and low-flying helicopters along with drones to cover radar-blind zones. And now flying is the Garud formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for its unmatched power and lethality across the world. 2 Apache helicopters flown by Colonel Vikrant Sharma, Sena Medal, along with Lieutenant Colonel Manoj Saraswat. Lieutenant Colonel Sudeep with Major Aditya flying the 2nd Apache. वायु विचरण करते वायु योद्धाओं के साथ साथ सलामी मंच के सामने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ T-90 टैंक और साथ में मेन बैटल टैंक अर्जुन। 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। और उसके ठीक बाईं ओर है 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर हितेश मेहता की कमान में अर्जुन MK1 मुख्य